नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कि किस प्रकार से पूरे विश्व में परमाणु हथियारों का प्रसार हुआ है, किस प्रकार से एटम बॉम्ब पूरे दुनिया में स्प्रेड हुए हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले यूएसए ने किस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन बनाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे यूएसएसआर ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, चाइना ने, फिर हमारे भारत ने, फिर इजराइल ने, फिर पाकिस्तान ने, फिर नॉर्थ कोरिया ने। तो हम इसी चीज को देखने वाले हैं और हिस्ट्री को ट्रेस करने वाले हैं कि जब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हुआ करते थे तब वार कैसे होता था, तब वार का प्रकृति क्या था, नेचर क्या था। अब जब न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार पूरे विश्व में हो गया है तो अब युद्ध की रूपरेखा क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब परमाणु हथियारों का प्रसार पूरे विश्व में हुआ तो वह दुनिया के लिए एक चिंता की बात हो गई, क्योंकि दोस्तों परमाणु हथियार बहुत ही खतरनाक होते हैं और परमाणु हथियार एक बार में करोड़ों लोगों की जान ले सकते हैं। और परमाणु हथियार को कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज हुई बहुत सारी। सीटीबीटी, एनपीटी, एलपीबीटी, बहुत सारी ट्रीटीज हैं। तो दोस्तों, हम इन सब के बारे में पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पार्ट को सबसे पहले देखें, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। तो हम इस लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पढ़ो तो वैसे @पढ़ो तो वैसे से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये रहा सिलेबस सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ग्लोबल पॉलिटिक्स पेपर 10 है, जो कि बच्चों को पढ़ना है। और इसका हम आज यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं और धीरे धीरे हम पूरे यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों, यहाँ आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से यूएसए ने सबसे पहली बार एटम बॉम्ब को बनाया। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। उस समय एक्सिस पावर में हिटलर होता है, मतलब जर्मनी, इटली, जापान रहता है। और उसके दूसरे तरफ रहता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सब देश एलाइज पावर। और यूएस और जर्मनी उस समय एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं। हिटलर उस फॉर्म में था उस टाइम, स्टार्टिंग में। और उसने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, रिसर्च शुरू किया, जिसका मकसद था कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, वह एटम बॉम्ब बनाए। दोस्तों, ये जब खबर यूएसए को लगता है तो यूएसए को बहुत परेशानी हो जाती है कि अगर गलती से जर्मनी ने अगर बना लिया एटम बॉम्ब तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। इसीलिए जो उस समय के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट होते हैं, उनके लीडरशिप में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट यूएस में शुरू किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो कि एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसका मकसद था कि हम जर्मनी से पहले एटम बॉम्ब बना ले। होता भी ऐसा ही है, जर्मनी से पहले यूएस आपका बना लेता है एटम बॉम्ब। और सबसे पहला टेस्ट किया जाता है मिड जुलाई 1945 में। जो पहला बॉम्ब जिसको टेस्ट किया जाता है उसका नाम होता है द गैजेट। कहाँ पे टेस्ट किया जाता है? तो न्यू मैक्सिको नाम का एक आपका स्टेट है, उसका एक स्थान है ट्रिनिटी। वहीं पे सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है और न्यूक्लियर एज की शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद सबसे पहली बार और शायद आखिरी बार भगवान से दुआ यही करेंगे कि और कभी हमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो पहली बार युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया हिरोशिमा पे 6 अगस्त के दिन, जो कि एक जापानीज सिटी थी। वहां पे एटम बॉम्ब गिराया गया और उस एटम बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। और उस एटम बॉम्ब को जो कैरी करके गया था एयरक्राफ्ट कैरियर, वह है इलोना गे, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इसके तुरंत बाद फिर 9 अगस्त के दिन नागासाकी, जो शहर है आपका जापान का, उस पे बॉम्ब गिरा दिया जाता है, जिसका नाम होता है आपका फैटमैन। याद करने का ट्रिक है कि जो छोटा लड़का है वह मोटा आदमी बन गया, अगर दो बॉम्ब का नाम याद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था ये इतना सीक्रेट था
कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद जो राष्ट्रपति आए, उनको जब राष्ट्रपति का शपथ दिलाया गया तब बताया गया कि हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका ये बम बन रहा था बीच में, तो जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे वह राष्ट्रपति नहीं रहे थे, उनके स्थान पे एक और राष्ट्रपति आ गए थे। उनका डेथ हो गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, और राष्ट्रपति आ गए थे हैरी ट्रूमैन। तो उनको भी तभी बताया गया जब उन्होंने प्रेसिडेंट का कुर्सी संभाला। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस के प्रोमिनेंट लीडर्स को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, यह इतना सीक्रेट प्रोजेक्ट था। हाँ, इसके लिए एक जर्नलिस्ट थे, इसके ऑफिशियल जर्नलिस्ट, जिनका नाम था विलियम लॉरेंस। विलियम लॉरेंस को कहा गया था कि किस तरह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जरिए हम न्यूक्लियर वेपन को हम बना रहे हैं, आप इसको रिकॉर्ड करें, और जब हम न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे उसको दुनिया के सामने टेस्ट कर लेंगे, तब उसके बाद आप जाकर इसको सार्वजनिक कर सकते हैं कि किस तरह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट आखिर हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से न्यूक्लियर एज का शुरुआत होता है, और इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कि मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया, वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि परमाणु युग का आरंभ कब होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू मैक्सिको में जब ट्रिनिटी टेस्ट होता है और पहला एटम बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है, जिसका नाम होता है द गजेट, जो कि टेस्ट किया जाता है मिड जुलाई 1945 में। उस समय से परमाणु युग का आरंभ हो जाता है, और इसके 3 सप्ताह के बाद 6 अगस्त 1945 को जो आपका एयरक्राफ्ट करियर होता है यूएस B-29 बॉम्बर, जिसको हम लोग फेमसली इलोना गे के नाम से जानते हैं, ये जाता है और जापानीज सिटी जो कि हिरोशिमा होती है, वहां पे लिटिल बॉय नाम के एक एटम बॉम्ब को ड्रॉप करके आ जाता है। और फिर 9 अगस्त 1945 को दोस्तों दूसरा एटम बॉम्ब, जिसका नाम होता है फैटमैन, वह आपको गिराया जाता है नागासाकी शहर पे। और जो एयरक्राफ्ट जो लेकर जाता है आपका फैटमैन को, उसका नाम होता है बॉक्सकार। आप इसको याद रख सकते हैं, BOCKSCAR। तो दोस्तों, ये जो दो एटम बॉम्ब्स थे जो कि गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी में, इसने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि ये जो बॉम्ब्स है ये कितने डिस्ट्रक्टिव है। और एक तरह से जो युद्ध का जो प्रकृति था उसमें एक क्वालिटेटिव चेंज आया। क्वालिटेटिव चेंज इसलिए क्योंकि जो पहले युद्ध लड़े जाते थे वह एक बार में 1,000 लोग को मार सकते थे, 500 लोग को मार सकते थे, ज्यादा से ज्यादा 5,000 लोग मर सकते थे। लेकिन अब जब न्यूक्लियर वेपन का युग आ गया, न्यूक्लियर एज आ गया, तो दोस्तों यहाँ एक बार में लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जान जा सकती है। और यही एटम बॉम्ब के युग में आप देखिएगा कि एक नए युग की शुरुआत हुई हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और फिर ये जो फ्रेज है जो कि हम आज यूज करते हैं, एटॉमिक एज, ये किसने दिया? तो ये दिया गया आपका विलियम लॉरेंस के द्वारा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये एक न्यूयॉर्क टाइम के जर्नलिस्ट हैं, जो कि आपको जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा था उसके भी ऑफिशियल जर्नलिस्ट थे। और इन्होंने ही ये टर्म को क्वाइन किया, एटॉमिक एज, जब आपका न्यू मैक्सिको में टेस्ट किया गया सबसे पहले एटम बॉम्ब को, जिसका नाम था द गजेट। तो मुझे उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज सब देश न्यूक्लियर वेपन से इतना डरते क्यों हैं? आज दो देश हमेशा एक दूसरे से युद्ध करने से बचते हैं कि भैया हमें गलती से युद्ध ना करना पड़े, क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली देश है हमारे विश्व में, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और दोनों देशों को पता है कि अगर हमारे बीच में युद्ध हुआ तो ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़े। और अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा तो जो आपका डैमेज होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो जो पहले युद्ध लड़े जाते थे ट्रेडिशनल वार्स और जो न्यूक्लियर वार हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जो विनाशकारी प्रकृति है न्यूक्लियर वार्स की, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है ट्रेडिशनल वार्स से। जो ट्रेडिशनल वार्स हुआ करते थे उसमें जो जनहानि हुआ करती थी वह सिर्फ आर्मी मैन से रिलेटेड हुआ करती थी। लेकिन आज जो जनहानि न्यूक्लियर वार से हो सकती है,
या जो हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, उसमें आम जनता भी मारे गए थे जिनका डायरेक्टली युद्ध से कोई नाता रिश्ता नहीं था। साथ ही साथ जो आपका ट्रेडिशनल वार का प्रभाव हुआ करता था वह टेम्पररी हुआ करता था, लेकिन जो न्यूक्लियर वार का प्रभाव हुआ जापान में या जो फ्यूचर में हो सकता है वह परमानेंट होगा। सैकड़ों सालों तक उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां होंगी, ल्यूकीमिया जैसी बीमारियां होंगी। साथ ही साथ दोस्तों, जहां आसपास के शहर होंगे ना, उनमें भी आपको परेशानी देखने को मिलेंगी और उनमें भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका युद्ध का जो कैरेक्टर है उसमें क्रांतिकारी बदलाव आया जब से न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास आए हमारे विश्व में। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स दो तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दो तरह का होता है। एक होता है आपका एटम बॉम्ब के द्वारा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ दो एटम जुड़कर बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ दो एटम एक साथ जुड़ते हैं और जुड़कर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, जो इनसे आपका समस्या होगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा, वह उस शहर तक लिमिटेड नहीं होता जहां एक्सप्लोजन हुआ। उसके आसपास के इन्वायरमेंट, वेजिटेशन भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जो रेडिएशन है वह धीरे धीरे फैल जाएगा उनके सराउंडिंग्स में भी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको रेडियो एक्टिव क्लाउड्स देखने को मिलेगा। दोस्तों, धुआं का तो गुब्बारा इतने दिनों तक रहेगा उस शहर के ऊपर कि जो सूर्य की रोशनी है वह उस शहर में नहीं पहुंचेगी महीनों तक। साथ ही साथ इकोलॉजिकल डैमेज होगा, पॉल्यूशन होगा, जेनेटिक म्यूटेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो तीन तरह की रेज बाहर आएंगी, गामा रेज, अल्फा रेज और बीटा रेज। गामा रेज से जो स्किन है वह पेनिट्रेट हो जाएगा और हमारे जो मॉलिक्यूलर सेल स्ट्रक्चर हैं उनमें भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एक बीमारी का नाम दिया हुआ है आपका ल्यूकेमिया, जिसमें खून बनना बंद हो जाता है, ब्लड बनना ही बंद हो जाता है। साथ ही साथ जो अल्फा बीटा रेज हुआ करती हैं वह बर्न कॉज करती हैं, और साथ ही साथ जो मानव है और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आ जाती हैं थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्योंकि दोस्तों, जो जल और भोजन है दोनों ही कॉन्टामिनेट हो जाएगा, उसमें भी आपको रेडिएशन देखने को मिलेगा। और इससे जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी काफ़ी डैमेज देखने को मिलेगा। उनके जो अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं वह जल सकते हैं, इतना खतरनाक होता है अल्फा और बीटा रेस। साथ ही साथ दोस्तों, जहां न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा वहां जो ओजोन लेयर है वह पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा, जो हमें सन से आ रहे अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। The exposure to radiation can cause the genetic effects that threaten the entire human race। और जो रेडिएशन आपके आएंगे उनसे दोस्तों जो पूरा का पूरा जो मानव का रेस है उसमें आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि अब युद्ध करने से देश आपस में बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम और भी चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया कि युद्ध की विनाशकारी प्रकृति किस प्रकार से हो गई है जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण थे जिसके कारण से यूएस ने एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया जापानीज सिटीज में। तो सबसे पहला तो ये कारण था कि उसके पास एटम बॉम्ब थे और पूरी दुनिया में किसी के पास एटम बॉम्ब नहीं थे। उसको पूरा पता था कि अगर हम इसका इस्तेमाल भी कर दे जाके जापानीज सिटीज में तो हमारा कोई कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि पूरे दुनिया में कहीं भी उस समय एटम बॉम्ब था ही नहीं। दूसरा जो सबसे मुख्य कारण था, जो कि आपका गैर एल्पेर्जोविच बताते हैं अपने बुक में एटॉमिक डिप्लोमेसी। उनका कहना था कि भाई, अगर जापान पर बॉम्ब नहीं भी गिराए जाते तो जापान कुछ दिन में सरेंडर कर देता, लेकिन हो सकता था कि ज़्यादा आर्मी की आवश्यकता पड़ती, ज़्यादा खर्च लगता,
इसके लिए जो यूएस है वह एक साथी को ढूंढता और वह बेस्ट साथी होता आपका रसिया, क्योंकि रसिया पास में है जापान का, और एशिया में युद्ध चल रहा था तो रसिया से ही मदद लिया जाता, ना कि ब्रिटेन से। तो दोस्तों अगर रशिया मदद करता और जापान को हराने में कामयाब हो जाता तो हो सकता था कि जापान में कम्युनिज्म फैल जाता, और साथ ही साथ और भी जो एशिया के देश हैं वह कम्युनिज्म के आग के लपेटे में पड़ सकते थे, और ऐसा यूएस चाहता नहीं था। ये दूसरा कारण है कि इसीलिए इसने एटम बॉम्ब गिराकर खेल ही खत्म कर दिया, ताकि हमें रसिया का जरूरत ही ना पड़े, उसका हेल्प ही ना लेना पड़े। तीसरा कारण है दोस्तों कि अगर वह एटम बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करता तो उसको बहुत ज़्यादा आर्मी अपनी लगानी पड़ती, बहुत ज़्यादा खर्च लगता, और जो सरेंडर करता जापान उसमें देरी होती। तो भाई इस रेट को बढ़ाने के लिए उसने सीधा सा एक बॉम्ब जाकर गिरा दिया, बोला कि चलो हो गया काम। इससे जो स्पीड है आपका वह बढ़ गया और जल्दी से युद्ध आपका खत्म हो गया, और साथ ही साथ पूरे दुनिया को यूएस ने दिखा दिया कि भैया देखो हमारे पास कितना डिस्ट्रक्टिव हथियार है, वी आर द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और इस तरह से उसने रसिया को नीचा भी दिखा दिया। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके वजह से यूएस ने एटम बॉम्ब ड्रॉप किया जापानीज सिटीज पर। जबकि दोस्तों अगर ये बॉम्ब नहीं भी गिराया जाते तो 1-2 महीने की बात थी, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने ही वाला था और जापान सरेंडर कर ही देता कुछ दिनों में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये भी स्लाइड समझ में आया। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि प्री न्यूक्लियर एज में जब हमारे विश्व में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे उस समय युद्ध की क्या उपयोगिता थी। तो उस समय जो राष्ट्र राज्य हुआ करते थे, देश हुआ करते थे, अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए युद्ध लड़ा करते थे, और उनका मानना था कि जो युद्ध है अपने आप में अंत नहीं है, युद्ध एक जरिया है जिससे हम अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। और दोस्तों आप हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स और फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने युद्ध को ग्लोरीफाई किया है कि भैया जो देश युद्ध करता है समझो वह पावरफुल है, उसके पास प्रिविलेज है, साथ ही साथ वह प्रोग्रेस कर रहा है। यही कारण है कि मानव इतिहास में हमेशा ही टाइम टू टाइम युद्ध होते आए हैं। और ऐसे कुछ जो फिलोसफर्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कार्ल वोन है, लेनिन है, निकोलो मैकियावेली है, चार्ल्स डार्विन है। तो दोस्तों जो कार्ल वोन है, क्लॉजविट्ज एक ही नाम है भाई, कार्ल वोन क्लॉजविट्ज, ठीक ना। ये एक क्लासिकल एक्सपोनेंट है वार के और डिस्क्राइब करते हैं वार एज एन एक्ट ऑफ वायलेंस intended to compel one's opponent to fulfill one's will. He clearly related the war with political objectives. He did not consider war as an end in itself, but a means or tool to achieve the political objective. In Clausewitz's words, war is an act of violence to compel our opponent to submit our will. भाई वार ऐसा आपका एक वायलेंस का तरीका है जिससे भाई हम अपने प्रतिद्वंदी को कंपेल कर सके कि तुम मेरे बात को मानो। तो ऐसा वार का आपका अवधारणा हुआ करता था प्री न्यूक्लियर एज में, और आगे भी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैकियावेली ने भी वार को है ग्लोरीफाई किया था कि भाई वार तो एक देश को करना ही चाहिए, मिलिट्री पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होता है किसी भी देश के लिए। हमने सेमेस्टर 3 में पढ़ा था जब हमने रियलिज्म को पढ़ा था। 1960 में एक स्टैट्स आता है और इसमें जो हमारा सिविलाइज्ड जो ह्यूमन हिस्ट्री है 5560 सालों का, उसमें हम देख सकते हैं कि 14531 रिकॉर्डेड वार हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो मानव इतिहास रहा है प्री न्यूक्लियर एज में वह युद्धों का ही इतिहास रहा है। और आप सोच सकते हैं कितने ऐसे भी युद्ध हुए होंगे जिनका कोई भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। साथ ही साथ ये माना जाता है कि वार एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम अपने पावर को गेन कर सकते हैं, प्रेस्टीज और टेरिटरी को गेन कर सकते हैं, और अदर रिसोर्सेस को भी गेन कर सकते हैं। दोस्तों एक आपके थिंकर हैं जेम्स टी शॉर्टवेल, ये एक बुक लिखते हैं वार एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड इट्स रिनंसिएशन इम्पैक्ट ऑफ पेरिस। ये बोलते हैं कि जो आपका वार है इसके मदद से हम लोग अपने पॉलिटिकल नेशनल हिस्ट्री को एस्टैब्लिश कर पाते हैं और मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम क्विंसी राइट की बात माने तो क्विंसी राइट का मानना है कि भैया फॉरेन पॉलिसी को तय करने में और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को साधने में युद्ध का बहुत ही अहम भूमिका होता है।
साथ ही साथ कोई भी कंट्री जो टेरिटोरियल गेन करना चाहती है, नेशनल इंटीग्रेशन करना चाहती है, मान लो एक बगल का एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने जैसे किया था भाई, जैसे हैदराबाद हमारे देश में इंटीग्रेट नहीं होना चाहता था, हमने एक तरह से युद्ध छेड़ा, उसे आपस में अपने आप में इंटीग्रेट कर लिया। तो यही चीज लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसा प्री न्यूक्लियर एज में भी होता था, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, फॉर इम्पीरियल एक्सपेंशन, अगर आप अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने टेंजिबल इंटरेस्ट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको वारफेयर में जाना होगा, आपको युद्ध लड़ना होगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह का अवधारणा था युद्ध से बना हुआ जब हम लोग प्री न्यूक्लियर एज में थे, जिसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है जब हम लोग अब न्यूक्लियर एज में आ चुके हैं उसके बाद। लेकिन आज के न्यूक्लियर एज में कोई भी देश, जो मुख्य देश है हमारे विश्व के, वह अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेती, क्योंकि जितने भी मुख्य देश हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर उनके पास नहीं है तो उनके दोस्त के पास है। तो भैया ऐसा हो सकता है कि तुम युद्ध का सहारा लो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और गलती से ये अगर न्यूक्लियर वार में अगर टर्न आउट हो जाता है तो भाई ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है आपका न्यूक्लियर वार के जरिए। और एक क्वालिटेटिव चेंज आया है भाई, पहले सिर्फ 5,000 10,000 लोग युद्ध में मरते थे, लेकिन अब अगर गलती से न्यूक्लियर वार हो जाए तो भैया करोड़ों की संख्या में लोग मर जाएंगे, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वह कई 100 वर्षों तक देखने को मिलेगा उस स्थान पर। तो यही कारण है अब के न्यूक्लियर एज में कोई भी कंट्री युद्ध नहीं करना चाहती अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो परसेप्शन है हमारा, जो हमारी अवधारणा युद्ध को लेकर, यह ट्रांसफॉर्म हो गई है प्री न्यूक्लियर एज से न्यूक्लियर एज तक। तो हमें इस डिफरेंस को समझना था, तो हमने यहाँ समझा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर न्यूक्लियर वेपन बनने से क्या क्या फायदे हुए। दोस्तों इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स की क्या उपयोगिता है, और जब हम इसको समझ जाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आज जो दुनिया के तमाम देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वह न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। तो दोस्तों जो थर्ड वर्ल्ड वार है वह अभी तक नहीं हुआ हमारे विश्व में। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है विश्व में कुछ महत्वपूर्ण देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना। देशों को पता है कि अगर हम आपस में लड़ाई करेंगे तो ऐसी नौबत आ सकती है जहां हमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़े, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स का गलती से इस्तेमाल हो गया तो भैया शायद पृथ्वी ना बचे, हम सब समाप्त हो जाए। यही कारण है कि आज के जो देश हैं वह लड़ाई करने से बचते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स ने एक तरह से हमारे विश्व में पीस को प्रमोट किया है, अगर आप एक तरह से देखने का प्रयास करें तो। और भी जो दो बेसिक यूटिलिटीज है एज अ डिटरेंस, सबसे पहला देखिए, जो सामने वाला देश है ना उसको ये डराने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो सामने वाला देश है आपसे झुक के रहे। जैसे में चाइना ने पहले न्यूक्लियर वेपन बनाया भारत को डर दिखाने के लिए, फिर भारत ने भी बराबरी कर ली, फिर पाकिस्तान को डर हो गया, फिर पाकिस्तान ने भी बना लिया। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन से किस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन हमारे पूरे विश्व में हुआ है। और दूसरा है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक यूटिलिटी। जब आप किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे, कूटनीतिक संबंध बनाएंगे, तो उस समय आप सामने वाले देश को, अगर आप एक न्यूक्लियर पावर है, तो कंट्रोल कर सकते हैं उसके बिहेवियर को, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो यही सब चीजें इस स्लाइड में लिखी हुई है। सबसे पहला तो यही लिखा है कि भाई अब लड़ाई वड़ाई करना इतना आपका आसान नहीं रहा, बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल these weapons are used as weapons of nuclear deterrence, मतलब डर is about using the nuclear weapons to prevent an opponent from taking an undesirable action. In pre-nuclear age, deterrence could fail, but in nuclear age, it cannot be allowed to fail. भाई प्री न्यूक्लियर एज में तो डिटरेंस आपका फेल भी हो सकता था, अगर आप डर दिखाते कि हमारे पास बहुत सारी सेना है, घोड़े हैं, हाथी है, तोप है, तो हो सकता था सामने वाला देश ना डरे कि क्या कर लेगा, बस यही सब है ना। लेकिन आज जब न्यूक्लियर वेपन्स आ गई है
तो सामने वाला देश डरेगा ही डरेगा। मतलब जो डर दिखाना है वह कभी अब जाया नहीं जाएगा, एक तरह से जो डिटरेंस की पॉलिसी है। तो दोस्तों साथ ही साथ यही चीज लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेटेड इवन द कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू न्यूक्लियर कंट्रीज, जो कि मैंने आपको समझाया। और जैसा कि आपको केनिथ वाल्ज बताते हैं कि भाई आज जो वार के चांसेस हैं वह काफी डिक्रीज हो चुके हैं, और आज जो न्यूक्लियर वेपन्स है विश्व में उसके चलते यह काफी मुश्किल हो गया है कि युद्ध की शुरुआत हो, क्योंकि देश चाहते ही नहीं कि हम युद्ध की शुरुआत करें। तो ये कुछ उपयोगिता है जो कि पॉजिटिव साइड है आपका न्यूक्लियर वेपन्स का। दोस्तों आगे अगर आप देखेंगे तो जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं ये भी न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जो न्यूक्लियर कंट्री है उसको काफी मान सम्मान मिलता है विश्व स्तर पे, इसीलिए नॉन न्यूक्लियर कंट्री भी इस प्रकार का मान सम्मान पाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन को पाने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए बेताब बैठे हैं। इस स्लाइड के बारे में भी मैंने पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो देश जिसमें से एक अगर नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री हो, दूसरा न्यूक्लियर वेपन कंट्री हो, आपस में डिप्लोमेटिक यूटिल अगर रिलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं, कूटनीतिक संबंध को एस्टैब्लिश करते हैं, तो जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है उसे प्रभावित कर दिया जाता है न्यूक्लियर कंट्री के द्वारा, और इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा फायदे जो है वह न्यूक्लियर कंट्रीज ले जाते हैं, और जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उन्हें कम फायदे होते हैं। तो दोस्तों यही सब चीजें इसमें लिखी हुई है। यही कारण है कि जैसा कि मैंने आपको बताया सभी देश न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना चाहते हैं, और इसी कारण से पूरे विश्व में अभी भी प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज किए गए जिसमें कहा गया कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे, लेकिन आज भी आप सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहे हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जारी है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे समझने वाले हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्रसार हुआ है आपका पूरे विश्व में न्यूक्लियर वेपन्स का। तो दोस्तों अगर हम देखने का प्रयास करें तो जो परमाणु हथियारों का प्रसार हुआ है वह स्ट्रेटेजिक चेन रिएक्शन के द्वारा हुआ है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी कंट्री, एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लिया या डेवलप करने की कोशिश कर रही है। अगर उसके सामने एक बी कंट्री पड़ता है जो कि ए कंट्री का राइवल है, उसका दुश्मन है, तो बी कंट्री को अब खतरा महसूस होगा कि भाई इसने तो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया या फिर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ए के रिएक्शन में जो है वह बी अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करेगा, क्योंकि बी को लगता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी, हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है, और इसको पूरा करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए बी भी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। इसी तरह से बी जिस कंट्री का राइवल है वो भी कंट्री बी को देखकर अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, और इसी तरह से ये चेन कंटिन्यू होते रहेगा। और इसी तरह से रियलिटी में भी हमारे पूरे विश्व में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार हुआ है। जैसा कि हमारे जो यूएस के पॉलिसी मेकर्स हैं और जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर्स हैं बताते हैं कि स्टेट विल सीक न्यूक्लियर वेपन्स व्हेन दे विल फेस अ थ्रेट टू सिक्योरिटी that cannot be made through the alternative means. If they do not face such a threat, they will willingly remain non-nuclear state। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूएस पॉलिसी मेकर हैं और जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर्स हैं ऐसा समझते हैं कि जब तक किसी देश को खतरा महसूस नहीं होगा कि सामने वाला देश न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और उससे हमें खतरा है, तब तक वे नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स ही रहेंगे। लेकिन जब उन्हें खतरा महसूस हो जाएगा कि हमारे सिक्योरिटी को खतरा है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो वे फिर अपना रिसर्च स्टार्ट करेंगे और पूरा क्षमता से कोशिश करेंगे कि हम भी न्यूक्लियर वेपन को बना ही लें। दोस्तों यही चीज हुआ था जैसे कि यूएस ने डेवलप किया था न्यूक्लियर वेपन। यूएस ने भी विलिंगली न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं किया कि चलो न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था तो उस समय जो आपका अमेरिका था और जो जर्मनी था दोनों एक दूसरे के अपोनेंट थे,
और जर्मनी ने उस समय न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए रिसर्च करना शुरू किया। हिटलर ने उसे बोला कि भाई अब हम लोग एक न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। अब ये बात यूएस को पता चल गई। अब यूएस को डर बैठ गया कि अगर जर्मनी ने गलती से न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तब तो भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है इसमें जो एलाइज फोर्सेस है और मेंबर जो यूएस है वो एलाइज फोर्सेस का ही था, वो तो हार जाएंगे। और जो एक्सिस पावर है जिसमें आपका जापान था, जर्मनी था और साथ ही साथ आपका इटली था, ये लोग जीत जाएंगे। तो ये डर हो गया यूएस को। इसीलिए यूएस ने भी, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सीक्रेटली, बहुत सीक्रेटली उसने भी अपना मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू किया कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम जर्मनी से पहले बना दें। और हुआ भी ऐसी, जर्मनी नहीं बना पाया न्यूक्लियर वेपन और आपका यूएस बना लिया। और इतना सीक्रेटली इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था कि भैया उस समय के प्रेसिडेंट को छोड़ के और बाकी कुछ लोगों को छोड़ के इसके बारे में पता नहीं था। और जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब हटे, अब नहीं रहे प्रेसिडेंट उस टाइम, तो उसके बाद जो हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट बने, जब वह प्रेसिडेंट बने उसी समय इनको पता चला कि भाई न्यूक्लियर वेपन बनाया जा रहा है। तभी इनको बताया गया। सोचो कितना सीक्रेटली बनाया जा रहा था। जो आपके तमाम प्रोमिनेंट लीडर्स थे यूएस के, उनको भी पता नहीं था। जो विलियम लॉरेंस थे वह तो थे ही साथ में जनरलिस्ट, वो चीजों को देख रहे थे कि जब बना लेंगे तो फ्यूचर में रिवील करेंगे कि हमने कैसे बनाया। लेकिन उस समय उनको भी कोई भी चीज शेयर नहीं करना था। और भाई इसी तरह से जर्मनी के रिस्पॉन्स में क्या किया, यूएस ने बना लिया न्यूक्लियर वेपन। तो देखो कैसे चेन रिएक्शन चल रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। यूएस ने बना लिया न्यूक्लियर वेपन तो भाई इससे खतरा हो गया यूएसएसआर को, जो कि उसका इंपॉर्टेंट राइवल था। इसीलिए चेन रिएक्शन के तहत यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया। अब यूएसएसआर जब न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो उससे खतरा हो गया यूरोपियन कंट्रीज को, जैसे में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। और इसीलिए फिर ब्रिटेन ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, फिर फ्रांस ने बनाया। और फिर चाइना को लगा खतरा महसूस होने कि रसिया तो भाई हमारे बगल में है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, साथ में यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इसीलिए हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे क्योंकि यूरोपियंस के पास भी आ गए तो हम ही एक बचे हुए हैं। तो इसलिए चाइना ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाया। और चाइना के खतरे को देखकर सबसे पहला पोखरण वन में स्माइलिंग बुद्धा नाम से प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया 1970s में। और जो मिसेस गांधी थी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज को टेस्ट किया था, हमारे पहले न्यूक्लियर वेपन को। और फिर हमसे खतरा महसूस करके पाकिस्तान ने बना लिया कि भैया भारत भी बना लिया तो हम भी बना लेते हैं। तो इस तरह से आपका देख रहे हैं कि रेल की पटरी चल रहा है। और फिर बाद में इजराइल ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाया, लेकिन इजराइल ने आज तक सबके सामने टेस्ट नहीं किया और सबके सामने आज तक रिवील भी नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन माना तो यही जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया। तो इस तरह से आपका चेन रिएक्शन चलता गया। अब देखो, जो प्रसार होता है न्यूक्लियर वेपन का वह दो प्रकार का होता है, जो प्रोलिफरेशन होता है वह दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। इसमें क्या होता है कि जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जिनके पास किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वह अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कोशिश करें, रिसर्च करें और न्यूक्लियर वेपन को बना लें, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। और वर्टिकल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वह अपने न्यूक्लियर वेपन के कैपेसिटी को, उसके क्षमता को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है, और ज़्यादा उसमें टेक्निक्स बढ़ाना चाहता है, सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स बनाना चाहता है। तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल प्रोलिफरेशन। अगर कंट्री के पास है न्यूक्लियर वेपन, उसको और बेहतर बना रहा है तो वर्टिकल प्रोलिफरेशन। और कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, नए सिरे से अगर वह न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बना लिया, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
तो ये है आपका एक वर्ल्ड मैप जिसमें ये बताया गया है कि कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं या कितने न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे तो 90% जो पूरे दुनिया का 90% जो न्यूक्लियर वारहेड है वह तो सिर्फ यूएस और रशिया को मिलाकर है। आप समझ सकते हैं कितना उनके पास न्यूक्लियर वारहेड्स है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9500 न्यूक्लियर वारहेड्स है सिर्फ रशिया और यूएस को मिलाकर। और बाकी भी देशों के पास है, आप यहाँ देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया। देखो पाकिस्तान तो हमसे भी ज्यादा बना लिया, लेकिन काम दो तीन से ही हो जाता है, ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ता। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तो आप इस मैप को देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि लीबिया और ईरान ने भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लिया है। माना तो यहाँ तक जाता था कि सीरिया ने भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीरिया में न्यूक्लियर वेपन है। तो दोस्तों ये जो आपके देश हैं लीबिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया, जिनका जो लीडर है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन होना पूरे विश्व के लिए खतरे की निशानी है। और इसी तरह का खतरा इतिहास में भी महसूस किया गया कोल्ड वार के टाइम, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ और लगा कि अब तो थर्ड वर्ल्ड वार होके रहेगा। पूरे विश्व के देश चिंतित हो गए, जो यूएस और रशिया है वह भी आपस में चिंतित हो गए, क्योंकि कोई भी कदम पीछे नहीं लेना चाहता था। इससे उनका आत्मसम्मान, उनकी जो सॉवरेनिटी थी, उसको ठेस लगता। दोनों देश चाहते भी नहीं थे कि हम लड़ाई करें, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया था, लग रहा था लड़ाई हो जाएगा। और दोस्तों अगर लड़ाई होता तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता और हो सकता था पृथ्वी समाप्त हो जाती। लेकिन दोनों देशों ने समझदारी दिखाई, और दोनों देशों ने आपस में समझौता किया और ये एक दूसरे से वादा किया कि हम अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक पाइल को कम करेंगे, अर्थात जो हमारे पास स्टॉक है उसका। क्योंकि भाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में आप देखोगे तो 25,000 के आसपास में सिर्फ यूएस के पास न्यूक्लियर वारहेड्स हुआ करते थे। आज यूएस और रसिया दोनों को मिलाकर 9,500 हुए। दोनों को अगर उस टाइम मिला देते तो लाख से ऊपर थे। तो बहुत सारी ट्रिटीज की गई जिसने जो प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन का उसको बंद किया। और साथ ही साथ ऐसी भी ट्रिटी की गई जिसमें यूएस और रसिया ने आपस में समझौता किया और कहा कि हम अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे, और हम लोग कुछ ही हद तक रखेंगे जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूक्लियर वेपन्स को हम हटा देंगे, उसको डिसमेंटल कर देंगे। और इसीलिए बहुत सारी ट्रिटीज हुई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी एनपीटी 1968, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी जिसको हम सीटीबीटी बोलते हैं 1996। तो जितने भी ट्रिटीज हुए यहाँ पे देखो, सॉल्ट वन, सॉल्ट टू, आईएनएफ स्टार्ट वन, स्टार्ट टू, शॉर्ट, न्यू स्टार्ट जो कि अप्रैल 2010 में हुआ बराक ओबामा के टाइम में। तो दोस्तों इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अगले लेक्चर में, है ना। तो अभी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटीज है उसको आप अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा। हम आगे अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर टेररिज्म। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि न्यूक्लियर टेररिज्म क्या होता है। तो दोस्तों अगर कोई नॉन स्टेट एंटिटी जैसे में टेररिस्ट ग्रुप हो गया, आईएस है, अलकायदा है, अगर ये लोग न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर लें या फिर ऐसे सामान का जुगाड़ कर लें और टेक्निक जान जाए जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा सकता है, तो दोस्तों उससे न्यूक्लियर टेररिज्म होगा। वह उस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल लाखों लोगों को मारने के लिए करेंगे, उनको क्षतिग्रस्त करने के लिए करेंगे, और एक बहुत ही भयंकर तबाही मचाने के लिए इसको करेंगे। अब न्यूक्लियर टेररिज्म का बहुत सारा फॉर्म होता है। सबसे पहला, एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय द नॉन स्टेट एंटिटी। इसमें जो नॉन स्टेट एंटिटी है जैसे में आईएसआईएस, तो ये अपना नहीं बनाएगा न्यूक्लियर वेपन। ये क्या करेगा कि पहले से देश में न्यूक्लियर वेपन होगा उसको ये कब्जा कर लेगा। जैसे में सीरिया में अभी आईएसआई है, तो आईएसआई क्या करता है कि वहां के सरकार को मार पीट के भगा के
और जो न्यूक्लियर वेपन है वहां उस पर कब्जा कर लेता। दूसरा, प्रोडक्शन खुद से भाई सामान वामान जुगाड़ करके और उसको बना लेना। तीसरा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर अटैक कर देना, जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है देश में, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में भी होता है और अगर उस पर अटैक कर दिया जाए तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वह रिलीज होगा और वह पूरे इन्वायरमेंट को एक तरह से दूषित कर देगा और उसका बहुत ही दुष्प्रभाव होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्फा बीटा गामा रे क्या क्या कर सकता है। चौथा है भाई डर्टी बॉम्ब, जो कन्वेंशनल बॉम्ब होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना नहीं पा रहे हैं, तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको कन्वेंशनल बॉम्ब के साथ लगाकर और फिर उसको अगर एक्सप्लोड करोगे तो उससे भी रेडिएशन कुछ मात्रा में फैलेगा। तो इसको हम लोग डर्टी बॉम्ब कहते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकता है। और आप सोच के देखो न्यूक्लियर टेररिज्म कितना खतरनाक और भयानक होगा। गलती से आईएसआईएस जैसे और अलकायदा जैसे संगठनों को अगर न्यूक्लियर वेपन मिल गया तो क्या होगा। आप सोच कर देखो, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ उस समय अगर ओसामा बिन लादेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता, क्या होता भाई उस समय। मतलब आप सोच नहीं सकते क्या हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर टेररिज्म। और इसी चीज को रोकने के लिए देश चाहते हैं, जो सुपर पावर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कि किसी भी भाई ऐसे देश के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो जाए जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन का खुद रक्षा ना कर पाए, जैसे में सीरिया। तो इसीलिए नॉन प्रोलिफरेशन का हमारे विश्व को आवश्यकता है, तो जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यही है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2। जो आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज है वह पार्ट 2 में कंटिन्यू किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरे भाई। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और पढ़ते रहो विद पढ़ो तो ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद।